तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। तो देखो आप जो भी देयर आर वेरियस आइटम्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, देन स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया। तो देयर में बी इट कैन बी एनीथिंग, इट मे बी मेडिसिन, इट मे बी वॉट एवर इट मे बी। तो अपना लॉजिक यहाँ पे क्या लगाना है आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग जो शो करेंगे, देखो परचेज ऑफ स्टेशनरी की मैं अगर बात करूं, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं होगा। परचेज ऑफ मेडिसिन की मैं अगर बात करूं, इट इज ऑलवेज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई डाउट इसमें किसी को भी नहीं होना चाहिए। एंड एज पर द रूल ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या शो करना है? ओनली एक्चुअल कंजम्पशन। यू हैव टू शो ओनली द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द आइटम्स। तो जितना आपने कंज्यूम किया, ओनली दैट पार्ट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सपोज यहां पे दूं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि सपोज मेरे पास से मेरा फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 and this year will close on 31st March 2021. Say this is my financial year. मैं आपसे बोल रहा हूं as on 1 अप्रैल 2020 मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, सपोज कुछ से इट इज वर्थ ₹50,000। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं परचेज ऑफ मेडिसिन या पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन ही ले लो। परचेज ऑफ मेडिसिन से इट इज ₹70,000। मींस आपने ₹70,000 का मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। फिर मैं आपसे बोल रहा हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट द एंड ऑफ द ईयर से इट इज ₹30,000। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपने कितना मेडिसिन कंज्यूम किया ड्यूरिंग द ईयर, because only that consumption part will be shown in the income and expenditure, not the purchase of medicine. मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनो। अगर सपोज मेरे पास यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक सपोज ये नहीं दिया होता, सपोज सिर्फ इतना लिखा होता परचेज ऑफ मेडिसिन, तो उस केस में मैं एज्यूम करूंगा कि जितना मेडिसिन मैंने परचेज किया उतना पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, बिकॉज मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है। तो उस केस में मेरा एजम्पशन क्या हो गया कि जितना मेडिसिन मैंने परचेज किया पूरा का पूरा खत्म हो गया, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। टोटल अमाउंट आई विल शो इट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक अलग से दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया है, देन आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ द मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर क्वेश्चन इतना सिंपल है तो आपको इसके लिए लेजर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सिंपल आप देख लो, आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, से इट वाज ₹50,000। ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज कितना कर लिया मेडिसिन? आपने परचेज कर लिया ₹70,000 का। तो आपके पास एक्चुअली अभी ₹1,20,000 का मेडिसिन होना चाहिए था, बट मेडिसिन कितना बचा है आपके पास? एज पर द क्वेश्चन ₹30,000 का मेडिसिन बचा हुआ है। तो दैट शोज कि आपने इस साल ₹90,000 का मेडिसिन कंज्यूम किया होगा, और ये कंजम्पशन आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है, इन दैट केस लेजर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, इट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम। सिंपल आपके पास वो भी ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस प्लस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो, यू विल गेट द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे बनती है? जब आपके पास यहां पे और भी इंफॉर्मेशन हो, क्रेडिटर्स दिए होंगे, एडवांस पेमेंट दिया होगा, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी बन सकती है। उस कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लेजर की टेक्निक फॉलो करनी है। क्वेश्चंस विद इन ए मिनट पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या टेक्निक सिखाया था लेजर का, कि किसी भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में आएगा। किसी भी एसेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो कहां पर चला जाएगा? क्रेडिट साइड में। किसी भी लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां पर आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। और किसी भी लायबिलिटी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा
वो कहां पर चला जाएगा, डेबिट साइड में। और अगर सपोज मैं बोल रहा हूं स्टेशनरी की बात करूं, तो जो आपने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर या जो आपने पेमेंट किया ड्यूरिंग द ईयर, उसको यहां पे दिखा दो टू कैश अकाउंट करके। तो जो भी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा, जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बनेगा, दैट विल गिव यू आंसर कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बैलेंस जाना चाहिए। तो जो टेक्निक आपने सब्सक्रिप्शन में सॉल्व करी, यूज करा आपने, जिसको जो टेक्निक आपने सैलरी वगैरह में यूज करा, वही सेम टेक्निक आपको यहां पर यूज करनी है। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बोर्ड का ही सम सॉल्व करवाता हूं, जिससे आपका जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस साल तो बोर्ड एग्जाम हुए नहीं, बट ये प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का पेपर है उसका समय है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क का था। लेस देन 3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सब। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है इसमें लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, इट इज ए लायबिलिटी और एसेट? फटाफट बताओ, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन इज ए लायबिलिटी और एसेट? लायबिलिटी। इट इज ए लायबिलिटी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्रेडिटर वर्ड साथ में लिख दिया है इन्होंने। स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज ए एसेट और लायबिलिटी? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इट इज ए एसेट और लायबिलिटी? एसेट। इट इज ए एसेट। किसी भी चीज का स्टॉक तो एसेट ही होता है ना। तो चाहे वो स्टॉक ऑफ गुड्स हो, चाहे वो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हो, वट एवर इट मे बी, किसी भी चीज का जो स्टॉक होता है वो हमेशा एसेट होता है। एडवांस टू द सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, आपने कुछ मनी एडवांस में पे कर रखा है सप्लायर्स को, तो ये क्या होगा, एसेट या लायबिलिटी? ये क्या बनेगा अभी, एसेट बनेगा या लायबिलिटी बनेगा? आपने एक्सपेंसेस सप्लायर को एडवांस में पे कर दिया, तो इट इज ए काइंड ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस ना, एंड ऑल प्रीपेड एक्सपेंसेस आर व्हाट, इट इज ए एसेट। समझा ना आपको? एडवांस टू द सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन, इट मींस आपने मेडिसिन के सप्लायर को ऑलरेडी कुछ मनी एडवांस में पे कर दिया है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर इफ इट इज प्रीपेड इन नेचर, इट विल बी एसेट। तो बस आपने आइडेंटिफाई कर दिया क्या लायबिलिटी है क्या एसेट है, क्वेश्चन अभी फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, छोटा सा यहां पे एक लेजर रेडी करना है फॉर द मेडिसिन। और ये सारा काम आपको रफ में नहीं करना है, प्लीज गिव ए प्रॉपर नोट अगर ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है तो। और कई बार तो जैसे बोला कि अलग से क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, वही लेजर का रूल फॉलो करो, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। तो पहले लायबिलिटीज पे आता हूं मैं। क्रेडिटर्स आपके पास दिए हैं, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो दिखा दो बाई क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, और ये कितना अमाउंट आपने पे किया, क्रेडिटर्स का कितना था ये अमाउंट, 34,000 रुपीज था। लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे पास, 29,000 रुपीज के। तो इसको डेबिट में दिखा दो, टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन विच इज 29,000 रुपीज। अभी आ जाओ स्टॉक ऑफ मेडिसिन के ऊपर। स्टॉक ऑफ मेडिसिन वी नो इट इज ए एसेट। किसी भी चीज का जो स्टॉक होता है इट इज ऑलवेज ए एसेट टू अस, जो चाहे वो स्टेशनरी हो, मेडिसिन हो, गुड्स हो, रॉ मटेरियल, वट एवर इट मे बी। ठीक है, तो आपके पास एट द बिगनिंग जो स्टॉक था वो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट कितना बनेगा, 86,000। दिखा दो ओपनिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितना स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, 39,000 रुपीज का। तो इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 39,000 रुपीज। उसके बाद आपने कुछ एडवांस मनी पे किया सप्लायर्स को। एनी एक्सपेंसेस इफ इट इज पेड इन एडवांस, इट इज अगेन ए एसेट टू अस। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 26,000 रुपीज। तो किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, डेबिट साइड में। तो टू एडवांस फॉर सप्लायर
और आपने कितना मनी एडवांस में पे किया, आपने 26,000 रुपीज पे किया। उसके बाद एट द एंड कितना है 32,000 रुपीज, तो बाय एडवांस फॉर सप्लायर बिकॉज इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट। तो कितना है वो 32,000 रुपीज। और सबसे फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन इट इज 5,10,000 रुपीज। आपने इतना पेमेंट किया फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन। तो देखो आप यहां पे इसका एंट्री क्या बनेगा, मेडिसिन अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट में दिखा दो टू कैश अकाउंट 5,10,000 रुपीज। उसके बाद जो दोनों साइड का डिफरेंस होगा दैट विल गिव यू आंसर। तो यहां पे दिखा दो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर यहां पर बनेगा दैट विल शो कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना मेडिसिन का अमाउंट शो करना है। तो यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड बिकॉज इन दिस केस डेबिट साइड इज मोर। तो टोटल कर लो पहले इसका, क्रेडिट साइड को माइनस कर दो, जो भी डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड्स आएगा वो आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। तो देखो ये 2020 का बोर्ड का पेपर है, ये इस टाइप के सम एग्जाम्स में आएंगे आपके पास। तो लेजर वाली टेक्निक से ये सम बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ माइंड में क्या रखना है आपको कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस लेजर में डेबिट में चला जाएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में चला जाएगा, और किसी भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में रहेगा और क्लोजिंग डेबिट में चला जाएगा। बस अपने आप आपको इंस्टेंट आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे बताओ अभी इस क्वेश्चन में, इस बोर्ड के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को, तो प्लीज मुझे बताओ। कोई डाउट किसी को? स्वाति क्लियर हुआ ये सब? यस सर। ओके, अनुश्री कोई डाउट इसमें? सेजल? नो सर, नो डाउट। वेरी गुड। हरसिमरन कोई डाउट है इसमें आपको? रिया, कृतिका, नो प्रसाद? सर, क्लियर है। वेरी गुड। प्रसाद क्लियर है आपको ये? यस सर। कोई डाउट हो प्लीज मुझे बीच में स्टॉप करके पूछना, ऐसे डाउट लेके आगे मत चलो बस। ठीक, तो ये आपका भी बोर्ड का सम सॉल्व हुआ। कुछ सम मैंने आपको बुक के भी फॉरवर्ड करे, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो लेजर से करो, फटाफट सम सॉल्व होगा, बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। मे बी आपके स्कूल में लेजर से नहीं करा रहे हो, बट आप लेजर से ही करो, फटाफट आंसर मिलते हैं वहां पे। देखो अभी ये एक सम दिया आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर, एंड दे आर आस्किंग कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल कितना कंज्यूम किया है, और इन द अदर नोट दे कैन आस्क कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फटाफट सॉल्व हो जाएगा। मेक ए लेजर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। उससे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं इसमें से क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज ए एसेट, क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल इज ए लायबिलिटी, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगेन इट इज ए एसेट, अमाउंट पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल इसको अलग रखो अभी आप यहां पे। एडवांस जो आपने पे किया इट इज व्हाट, इट इज ए एसेट बिकॉज प्रीपेड एक्सपेंसेस बनेगा ये। क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल अगेन इट इज ए लायबिलिटी। ठीक है ना? एक लेजर रेडी करो, फटाफट आंसर आ जाएगा अभी। तो मेक ए लेजर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एक चीज मैं आपको यहां पे और ऐड करके बताऊंगा अभी कि अगर सपोज इन क्वेश्चंस में ट्विस्ट आ गया तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, वो मैं आपको अभी सिखाता हूं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखो आपके पास आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से कब तक का है, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 16 एंड इट विल एंड्स ऑन 31 मार्च 17। दिस इज माय करंट फाइनेंशियल ईयर। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो आपके पास स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल था दैट इज ओपनिंग स्टॉक, और उसका बैलेंस कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में। तो टू ओपनिंग स्टॉक amount is 7,500 rupees. After this, creditor for the sports material at the beginning of the year. तो it is a liability. Liability का opening balance कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो by creditor for sports material and the amount for this creditor is rupees 2,000. After that, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 17 अगेन इट इज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, उसको भी दिखा दो।
6,200 रुपीज आपके पास है। देन अमाउंट पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, तो स्पोर्ट्स मटेरियल टू कैश, सिंपल, तो टू कैश यहां पे दिखा दो 17,000 रुपीज कि इतना आपने पे किया 17,000 रुपीज। उसके बाद एडवांस पेड फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल, डेट जरूर पढ़ना है केयरफुली, एडवांस आपने कितना पे किया 31 मार्च 2017 को, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ, ओपनिंग नहीं हुआ ये, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट 31 मार्च 17। तो एडवांस जो आपने पे किया इट इज ए एसेट, और किसी भी एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लेजर में कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। तो बाई एडवांस टू सप्लायर्स, और आपने कितना एडवांस देखो यहां पर पे किया, आपने पे किया 3,500 रुपीज का। आफ्टर दैट एट द एंड creditor for the sports material as on 31st March 17, तो अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट एट द एंड ऑफ द ईयर, और किसी भी लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो डेबिट साइड में चला जाएगा। तो टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, जो भी है स्पोर्ट्स मटेरियल, मेडिसिन क्या है इसमें, स्पोर्ट्स मटेरियल है, एंड द अमाउंट इज ₹1200। समझा आपको ये? बस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अभी एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा, 17, 18, 18 एंड 7 इज व्हाट, 25,700 रुपीज यहां पर आ गया। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये 5 + 2 इज 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 3 + 2 इज 5, 5 से 5 कैंसिल, 20 - 6 इज 14,000। तो आपका आंसर यहाँ पे 14,000 रुपीज आ जाएगा। एंड यू विल राइट हियर बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया, कितना फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हुआ लेजर से। अभी मैं बोल रहा था इसमें एक ट्विस्ट कभी कभी डालते हैं, बट बहुत रेयरली डालते हैं। आपको अगर लेजर से सम आता है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। अभी देखो यहाँ पे ट्विस्ट ये लोग बोर्ड में क्या डाल देंगे आपके लिए, वो क्या करेंगे, आपको ये अमाउंट आपको नहीं दिया जाएगा, ये लाइन मिस करेंगे क्वेश्चन में आपके लिए, ये नहीं बोलेंगे आपको, ये नहीं दिया होगा आपको, ठीक है ना। आपको क्या दिया होगा क्वेश्चन में, दे विल इन्फॉर्म यू इन द क्वेश्चन कि अमाउंट credited in income and expenditure account, sorry, debited, not credited, debited in income and expenditure account ₹14,000। ये आपको क्वेश्चन में दे देगा वो अमाउंट, मतलब ये आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ये क्वेश्चन में दे देगा आपको, ठीक। आपको कैलकुलेट यहां पर क्या करना होगा, वो बोलेगा कैलकुलेट amount paid for sports material during the year, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखो ये ट्विस्ट है, यहां पे ये ट्विस्ट आते हैं, इसके ऊपर ट्विस्ट नहीं आते इसमें, ठीक। तो देखो अभी दैट मींस आपके पास क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया वो कौन सा दिया, आपको 14,000 क्वेश्चन में दे दिया, ये क्वेश्चन में दे दिया आपको। तो उस केस में भी अगर आप लेजर से सॉल्व करोगे तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर ये बनेगा, ये आपको आपका आंसर दे देगा। तो ये ट्विस्ट ये क्वेश्चन में डाल सकते हैं। तो देखो अभी आपने जो सम को सॉल्व किया, आपने क्या फाइंड आउट किया, आपने ये फाइंड आउट किया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा, तो वो मुझे मिल गया। बट सपोज आपको क्वेश्चन में ये अमाउंट वो दे दे, समझा आपको, तो आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द अमाउंट पेड, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। फिर तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका आंसर बनेगा। सोचो आप, सपोज मैं आपको ये भी अमाउंट दे दूं, सोचो एज्यूम करो माइंड में, सपोज ये मेरा आंसर कितना था, 17,000 था। सपोज मैं आपको ये भी अमाउंट दे दूं, ये भी दे दूं, ये भी दूं, ये भी दूं, ये भी दूं, ये भी दूं, और मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, तो आपका आंसर ये बन जाएगा। सोचो आप कितना इजी हो जाएगा सब। तो आप अगर लेजर का अरेंजमेंट सीख गए हो तो इसमें से कोई भी मिसिंग इंफॉर्मेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।
तो ट्विस्ट करने के लिए क्या कर देंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, बोल देंगे कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो आपके पास जो भी डेटा गिवन है पहले अरेंजमेंट कर दो पूरा, जो भी बैलेंसिंग फिगर बनेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पूछने को वो कुछ भी पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में, दे कैन आस्क फॉर द ओपनिंग स्टॉक, दे कैन आस्क फॉर द क्लोजिंग स्टॉक, दे कैन आस्क फॉर द बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, कुछ भी पूछ लेगा आपसे वो। तो अगर आपका अरेंजमेंट का पार्ट क्लियर है तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बनेगा दैट विल गिव यू द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर हुआ आपको कि एडजस्टमेंट इसमें क्या बन सकता है इस क्वेश्चन में। कोई डाउट तो मुझे बताओ यहां पे, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज छुपाना मत, बोर्ड एग्जाम है इस बार और अच्छे से डाउट क्लियर करके चलना। नेक्स्ट, तो एक और सम पे आते हैं हम लोग। अभी मैंने 4-5 सम फॉरवर्ड किए थे आपको, इन दोनों सम को हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे क्योंकि मुझे इन दोनों सम में आपको एक डिफरेंस सिखाना है जो आपको हेल्प करेगा। अभी एक बार आपको दिख रहा होगा इलेक्शन 16-17 दिख रहा होगा। एक बार आप सभी लोग एक बार अच्छे से मन से इस क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना, एक बार सभी लोग पढ़ना और सोचो माइंड में इन दोनों लाइन के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन में स्टेशनरी की बात हो रही है, दोनों क्वेश्चन में स्टॉक दिया है, दोनों में क्रेडिटर्स दिए हैं, लॉजिकली दोनों क्वेश्चन मुझे तो सेम से ही लग रहे हैं। बट एक बार लास्ट लाइन को रीड करके देखो, अपने माइंड में सोचो, एनालाइज करो, इसके मीनिंग में कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? कुछ आ रहा है किसी को माइंड में तो मुझे बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या है मीनिंग में। कृतिका बताओ, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है? सर पहला वाला जो है उसमें पूरे साल का है ओके, एंड सेकंड वाला ईयर एंडेड के पर्टिकुलर डेट पे। पर्टिकुलर डेट पे। ओके, और भी बताओ, सृष्टि आप बताओ, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? रिया आप बताओ, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? कोई भी बताओ, हरसिमरन, सेजल, अनुश्री, प्रसाद। सर वो फर्स्ट वाला 16 और 17 लाइक दोनों के लिए और सेकंड वाला जो है वो सिर्फ 17 के लिए है। सेकंड वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16-17 के लिए बोल रहे हो आप? तो देखो बस सुनो मेरा ध्यान से, आप सही बोल रहे हो रिया। ये जो वर्डिंग लिखा है, इस वर्डिंग से और उस वर्डिंग से क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन चेंज होता है। मैं इसको यहाँ पे अलग से लिख के आपको समझाता हूँ बिकॉज यहाँ पर हम बच्चे मिस्टेक करते हैं। पहला वर्डिंग क्या लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और आपने कितना अमाउंट पे किया? आपने पे किया 25,000 रुपीज। देखो फिर से पढ़ना, अच्छे से समझो इस चीज को। आपने 25,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर पे किया, यही तो बोल रहा है। क्या उसने आपको इस लाइन में ये बोला कि ये अमाउंट करंट ईयर के लिए था? ऐसा कुछ बोला क्या उसने आपको? आपको सिंपल वर्ड में ये बोल रहा है कि मैंने इस साल इतना अमाउंट पे किया। हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का हो सकता है इसमें से कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का हो, कुछ भी तो हो सकता है, क्योंकि आपको सिर्फ यहां पे ये बोल रहा है कि आपने इतना अमाउंट पे किया है। कौन से ईयर का पे किया वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना पे किया, फॉर द ईयर लिखा नहीं है इधर। अभी दूसरी वर्डिंग पे आ जाओ, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। कैसे परचेज किया? क्रेडिट में परचेज किया, कैश में परचेज किया, सब कुछ इसी में ही इंक्लूडेड होगा ना। सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो गया अभी, बिकॉज यहां पे एक सिंपल वर्ड में बोल रहा है कि आपने इस साल इतना स्टेशनरी परचेज किया। क्रेडिट में परचेज किया होगा तो भी इसी के अंदर होगा, कैश में परचेज किया होगा तो भी इसी के अंदर होगा। तो इस केस में क्रेडिटर जो दिए हैं, इट इज ओनली फॉर द कंफ्यूजन। क्रेडिटर का यहां पर कोई यूज नहीं था।
बिकॉज मैंने कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, नो मैटर, क्योंकि यहां पर वर्ड में क्या बोल रहा है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कि आपने इस साल इतना स्टेशनरी परचेज किया, कैश में किया, क्रेडिट में किया, नो मैटर्स। अगर यहां पर लिखा होता है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर इन कैश, तो डेफिनेटली क्रेडिटर्स का यूज करते हैं हम लोग यहां पे, बट यहां पर आप क्रेडिटर को टच नहीं करोगे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू एग्जांपल्स। तो पहले मैं एग्जांपल नंबर 16 पे आता हूं। तो 16 अगर आप सॉल्व करते हो तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, और लेजर से करो, मिस्टेक भी नहीं होती है, फटाफट भी बन जाता है लेजर, और आराम से सॉल्व भी कर लोगे आप। तो स्टेशनरी का एक लेजर रेडी कर लो यहां पे। लेजर में आपको बस हर बार वही रूल फॉलो करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो आपके पास जो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया इट इज ए एसेट, और आपका जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 16 एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च 17। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपके पास स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, 4000 रुपीज, एंड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज ए एसेट टू अस, और किसी भी एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा दैट विल गो ऑन द डेबिट साइड। तो टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज रुपीज 4000। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास दिया है 3000 रुपीज का, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एसेट विल गो ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी इज ऑल्सो गिवन टू यू। क्रेडिटर इज ए लाइबिलिटी, और किसी भी लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर दिखा दो बाय क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास है 7200 रुपीज का, और क्लोजिंग बैलेंस आपके पास दिया हुआ है 5400 रुपीज। उसके बाद अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 25,000। तो आपने इतना अमाउंट पे किया, तो टू कैश अकाउंट, जो भी डिफरेंस होगा दोनों साइड का दैट विल गिव यू आंसर। तो इट विल बी 25 + 5 इज 30 + 4 इज 34। तो 34,400 रुपीज यहां पर आ जाएगा। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार माइनस कर लेना आप लोग खुद से, तो जो भी डिफरेंस है दोनों साइड का दैट विल गिव यू द आंसर, एंड दिस अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी मैं आता हूं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। दोनों एग्जाम्पल सेम से हैं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज का ट्विस्ट की वजह से इनके आंसर्स यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम्पल 17 को देख रहे हो आपका यहाँ पे, तो इस केस में भी जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 16-17 ही है, 31 मार्च 17, ठीक है ना। अगेन यहां पर अभी आप देखो क्रेडिटर को टच नहीं करना, क्रेडिटर का यहां पर कोई यूज नहीं है। तो आप सिंपल वे में कैसे करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना था आपके पास 8,000, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया 47,000 एट परचेज, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर दो 6,000, जो भी आपका आंसर आएगा। तो 47 - 6 इज 41 + 8 इज 49। तो 49,000 रुपीज विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आप देखो कितना इजीली आप यहां पे सॉल्व कर सकते हो इसको। किसी भी चारों में से किसी भी सम में कोई डाउट तो मुझे बताओ किसी को। सर लास्ट वाले में क्रेडिटर्स को क्यों नहीं दिया? लास्ट वाले का पश्चात क्या बोल रहे हो आप? सर आपने बोला क्रेडिटर्स को मत लो, मतलब हाँ। वो क्यों? वो क्यों? बिकॉज मैं आपको भी बता देखो यहाँ पे लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, दैट शोज कि आपने इस साल इतने अमाउंट का स्टेशनरी परचेज किया। आपने कितना परचेज किया 47,000 रुपीज का। तो देखो आप वर्डिंग को समझो, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, तो आपने चाहे कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया,
सब कुछ 47,000 में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? होगा। होगा ना? दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स को टच नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आपने चाहे कैश में परचेज किया हो, क्रेडिट में परचेज किया हो, दीज थिंग्स विल बी ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द 47,000। बट अगर आप ऊपर वाली वर्डिंग पढ़ो एक बार फिर से, अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, तो देखो अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी यहां पर लिखा था और नीचे क्या लिखा था? स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। दोनों के मीनिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और ये आपके आंसर्स को गलत कर सकते हैं। अमाउंट पेड फॉर द स्टेशनरी, इसका मीनिंग क्या क्लिक हो रहा है? अभी इसका मीनिंग कह रहा है कि आपने इतना मनी पे किया स्टेशनरी के लिए इस साल। तो इसमें से कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का भी तो हो सकता है, कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर का भी तो हो सकता है। क्या उसने ये बोला आपको 25,000 रुपीज सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लिए था? ऐसा तो कुछ नहीं बोला उसने। नो सर। आपको सिर्फ इतना बोल रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि आपने इस साल 2016-17 में आपने 25,000 रुपीज पे कर दिया। अभी इस 25 में से कौन सा प्रीवियस ईयर का था, कौन सा करंट ईयर का था, वो मुझे पता नहीं है। बट सेकेंड लाइन में मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपने इतना स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया। कैश में परचेज किया हो या क्रेडिट में परचेज किया हो, दोनों इसी के अंदर इंक्लूडेड होंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे क्रेडिटर्स को टच नहीं कर रहा हूं। समझा प्रसाद आपको? यस सर। ओके। और इसमें किसको डाउट है? 3 लोग कौन कौन नहीं है अभी? सिर्फ 2 लोगों ने लीव किया। और इसमें किसी कुछ डाउट यहां पे तो मुझे बताओ प्लीज। कोई डाउट नहीं है? अभी हमारे एडजस्टमेंट्स के पार्ट सारे क्लियर हो गए। अभी हमको एक फुल फ्लैश सम स्टार्ट करने हैं, सॉल्व करना। तो फुल फ्लैश सम स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव ए क्विक रिवीजन, जिससे आपके लिए वो सम्स काफी इजी हो जाएंगे। तो जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो डिफरेंस है, ये आपको पूरे चैप्टर को बहुत इजी कर देता है। तो डिफरेंस मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे मैंने आपसे बोला था, इट इज व्हाट? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड दिस अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। एप्लीकेशन कुछ ज्यादा इसका है नहीं। नंबर 2, दिस अकाउंट विल रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ, ओनली एंड ओनली रेवेन्यू नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। भूलना नहीं इस चीज को। इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे, बिकॉज अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस अकाउंट को बनाना है। अभी इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इट विल रिकॉर्ड ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ आइटम, रेवेन्यू नेचर ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट। तो कोई भी रिसीप्ट्स है, कोई भी पेमेंट है, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, आपको इस अकाउंट में शो करना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन परचेस करी तो भी इसमें आएगा, आपने एक सैलरी पे करी तो भी इसमें आएगा, आपने एक लोन लिया तो भी इसमें आएगा, आपने एक इंटरेस्ट रिसीव किया तो भी इसमें आएगा। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स ही शो करने होते हैं। थर्ड डिफरेंस, income and expenditure is account is prepared on the accrual basis and this account is prepared on the cash basis. Income and expenditure account के end में if the income side is more, as we are in NPO chapter, तो ये लोग अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे इनकम का साइड एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गया तो ये लोग अपने प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सरप्लस। ऑन द रिवर्स, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम, तो ये लोग इसको डेफिसिट बोलते हैं। ये लोग प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? सरप्लस, और लॉसेस को क्या बोलेंगे? डेफिसिट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो आपका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो कैश इन हैंड होता है आपका, या फिर कैश एट बैंक होगा आपके पास।
बिकॉज इट इज मेड ऑन द कैश बेसिस। तो एक्चुअली इट इज ए कैश बुक ओनली, एक्चुअली इट इज ए कैश बुक। और जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास यहां पे दिए होते हैं वो क्लोजिंग कैश इन हैंड और क्लोजिंग कैश एट बैंक आपको शो करेगा। बिकॉज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग जो बनाते हैं वो बनता है कैश बेसिस के ऊपर। तो ओपनिंग बैलेंस जो भी होगा दैट विल शो यू कि ओपनिंग कैश कितना है मेरे पास, और क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा दैट विल शो कि आपके पास क्लोजिंग कैश कितना है। एग्जाम में जो सम आएगा, एक तो सम 3 मार्क का आपने देखा, जैसे बोर्ड में सम आया था, मैंने आपको करवाया अभी, वो एक एडजस्टमेंट का सम एक अलग से आता है। एक फुल फ्लैश सम भी एग्जाम में आता है, तो उसमें आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको मिलेगा। इस अकाउंट को देख के आपको 2 अकाउंट रेडी करने होते हैं, वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कभी कभी बैलेंस शीट भी पूछी जाती है, बट कभी कभी पूछी जाती है, जरूरी नहीं है, बट पार्ट ऑफ सिलेबस तो है। ठीक, तो जो डिफरेंसेस आपके हैं उन डिफरेंसेस के ऊपर आपको इस सम्स को सॉल्व करना है। ठीक, आपके पास जैसे मैंने आपसे बोला कि दिस अकाउंट विल रिकॉर्ड ऑल कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ऑफ receipts and payment, whereas this account will record revenue only। तो ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, इसको देख के आपको क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको करना क्या है लॉजिकली, इस अकाउंट से रेवेन्यू वाले सारे आइटम्स उठा के यहां पे ट्रांसफर कर दो, और कैपिटल वाले सारे आइटम्स उठा के यहां पे ट्रांसफर कर दो। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। रेवेन्यू के जितने भी आइटम्स हैं वो सब कहां चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और कैपिटल के जितने भी आइटम्स हैं वो चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। बट एक एडिशनली काम आपको यहां पे और करना है। एज आई टोल्ड यू, दिस अकाउंट इज मेड ऑन द कैश बेसिस, वेयर एज दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस। तो जब आप ट्रांसफर करोगे इन अमाउंट्स को, तो आपको ऑन द वे कन्वर्जन करना होगा फ्रॉम द कैश बेसिस टू एक्रूअल बेसिस, और इस चीज को आप ऑलरेडी 11th में भी कर चुके हो। यू विल नॉट बिलीव, पहले एनपीओ का चैप्टर 11th में ही था, ये 12th में नहीं था पहले चैप्टर ये। बिकॉज एनपीओ के जो चैप्टर्स हैं और आपका जो चैप्टर था फाइनल अकाउंट्स का, इट इज क्वाइट सिमिलर, इसीलिए इसको शिफ्ट किया गया 12th के पोर्शन में। और इवन आईसीएससी में तो अभी भी ये 11th में ही चल रहा है, 12th में नहीं उनका ये चैप्टर। तो आपने जब वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, तो आपने वहां पर कुछ एडजस्टमेंट सीखे थे, आउटस्टैंडिंग सैलरी के, प्रीपेड सैलरी के, वही आपने एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट किए थे वहां पे। क्यों करे थे, बिकॉज आपको वहां पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना था। तो ये एडजस्टमेंट्स अभी आपको यहां पर भी मिलेंगे, और यहां पर भी आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹20,000। तो 12th तो भूल जाओ, 11th में चलते हैं एक बार। इसका आप क्या इफेक्ट शो करते थे फाइनल अकाउंट्स में, किसी को याद है तो मुझे बताओ। अगर आप इस एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करोगे तो इसका क्या क्या कैसे कैसे एडजस्ट करते थे इसको, किसी को भी याद है तो मुझे बताओ। स्वाति याद है आपको ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट कैसे करते थे हम लोग फाइनल अकाउंट्स में? नहीं सर। नहीं याद है। प्रसाद आपको याद है? नो सर। नो। सेजल? नो सर। कोई बात नहीं। हरसिमरन? सृष्टि? रिया? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आप लोगों ने वैसे भी लास्ट ईयर पूरा ऑनलाइन ही पढ़ा है, तो नहीं आता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर मैं सिंपल सा बोलूं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। इसका यह मतलब होता है, मींस ये सैलरी करंट ईयर की ड्यू है बट आपने पे नहीं किया अभी तक। तो अगर ये सैलरी ड्यू है, करंट ईयर की है, तो हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है
कि if it belongs to current year, it has to be shown in the current year books only. पे करो या मत करो मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा एक्रुअल कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोल रहा है, it says all income and expenditures of current financial year will be shown in current year books. Whether income has been received or not and expenses have been paid or not. तो अगर मैं एक वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, दिस वर्ड डिनोट्स कि ये सैलरी जो थी वो करंट ईयर की थी बट आपने अभी तक पे नहीं किया। तो मुझे उससे क्या मतलब, आपने पे किया या नहीं पे किया, मुझे मतलब किससे है कि ये सैलरी करंट ईयर की है। एंड एज पर द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, इफ दिस सैलरी बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो इसको आपको करंट ईयर में शो करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज मेड ऑन द एक्रुअल कॉन्सेप्ट। तो अगर मैं आपको एडजस्टमेंट में बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप क्या करोगे कि इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे, एंड एज इट इज नॉट पेड येट, तो इसको आप बैलेंस शीट में भी शो करोगे ऑन द लायबिलिटी साइड। समझा आपको? तो इन दिस वे आपको हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स आपको दिखाने हैं। मुझे एक चीज पूछनी है आपसे, जिन लोगों को सपोज जैसे बहुत सारे लोगों ने लास्ट ईयर, बहुत सभी लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहा था कवर, तो आप लोगों को फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं आते तो मुझे बताओ, मैं आपको एक दिन में वो सारे एडजस्टमेंट एक बार कवर कर देता हूँ, जिससे आपको एनपीओ के चैप्टर इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एडजस्टमेंट्स आ रहे होंगे। No, sir, I don't know. एक बार कवर अप कर लेते हैं, वही मैं बोल रहा था, बिकॉज आप कवर अप कर लोगे ना, तो एक तो आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एडजस्टमेंट मैं कर क्यों रहा हूं, क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा स्पीड में नहीं चलेंगे हम लोग, मैं एक क्लास आपसे और लेता हूं अभी। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग सारे एडजस्टमेंट्स कवर करेंगे एक बार, जो भी आपने 11th में कवर किए, तो उससे आपको क्लियर होगा कि आप एडजस्टमेंट्स कर क्यों रहे हो और कौन से चीज का कहां पर इफेक्ट दिखाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा, वो चीज भी आपको क्लियर हो जाएगा। उससे आपके लिए सम्स और भी ज्यादा इजी हो जाएंगे। बट वन मोर थिंग, तो वो तो एडजस्टमेंट मैं आपको सिखाई दूंगा एक क्लास के अंदर सब कुछ, बट उससे पहले हम लोगों ने जो 4 चीजें कवर करी हैं उसको आप पूरा कमांड रखो। सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हमेशा क्वेश्चन का पार्ट बनेगा। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, और मैंने इसका वीडियो भी लिंक कर दिया है, यूट्यूब में डाल दिया मैंने इसका वीडियोस। नंबर 3, जो कंज्यूमेबल आइटम्स है जो मैंने आपको आज सिखाया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा ही है 2020 के बोर्ड के पेपर में एक सम इसके ऊपर आया हुआ है। नंबर 4, कभी कभी सैलरी वगैरह के एडजस्टमेंट्स भी अलग से आ जाते हैं, तो इन एडजस्टमेंट्स पे पूरा कमांड रख लो आप। बाकी जो एडजस्टमेंट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थॉरोली कवर करवा दूंगा, ठीक है ना? और बट क्लास कोई मिस मत करना, सब लोग अवेलेबल रहना क्लास के लिए, ठीक? तो अभी के लिए मैं इतना रखता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके सारे एडजस्टमेंट्स फिनिश कर देंगे फिर।